हेलो एवरीवन, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हो बायोवेव्स। आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर करेंगे और मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये न्यूट्रिशन टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ प्रोसेसेस मतलब आपकी ज़िंदगी, एक तरीके से जीवन, और प्रोसेसेस मतलब प्रक्रियाएं, तो जीवन को जीने वाली प्रक्रियाएं। अगर ये न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये प्रोसेसेस नहीं चलेंगी तो आपका जीवन भी बंद हो जाएगा। ये प्रोसेसेस जो चल रही हैं आपकी बॉडी में, यही आपकी बॉडी को चला रही हैं, आपके जीवन को चला रही हैं। रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस आता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर ना करें तो आपका जीवन रुक जाएगा, आपकी लाइफ रुक जाएगी। रिप्रोडक्शन सिर्फ आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आपको करना है तो करो, जो नहीं करेगा ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा रिप्रोडक्शन करे बिना। बट बाकी की जो प्रोसेसेस हैं इनको करे बिना इंसान मर सकता है। इनके थोड़े बहुत क्योर होते हैं, जैसे हम एक्सक्रीशन, ये हमारा प्रोसेस रुक जाता है तो हम डायलिसिस करा लेते हैं, बट ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। जब तक जो करा सकता है तब तक करा सकते हैं, बट एक दिन तो फिर उसको मरना ही है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मेजर जो बॉडी का प्रोसेस है वो रुक चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक को। इसमें 4 टॉपिक दिख रखे हैं इस पूरे चैप्टर में। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन हमको किससे मिलता है? फूड से मिलता है। किससे मिलता है? फूड से मिलता है। न्यूट्रिशन हमको फूड से मिलता है। फूड में ऐसा क्या होता है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है? तो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, या फिर आपकी प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए। ये सब क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो न्यूट्रिएंट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वो जो न्यूट्रिशन वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड से, उस बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ओवरऑल अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए करते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, इस पूरे को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप की होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। कैसे? लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए एंड फैट्स हो गए। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से आ जाएंगे? आपके विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट असेंशियल है। ऐसा नहीं है कि कम अमाउंट में चाहिए तो वो असेंशियल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाहिए। अगर बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो गई तो उससे भी आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप के न्यूट्रिशन दे रखे हैं, एक होते हैं आपका ऑटोट्रॉपिक, एक होते हैं आपके हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ए फॉर ऑटोट्रॉपिक, और ए फॉर आपका होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? जो अपना काम खुद करते हैं, जिनको पसंद नहीं है कि उनका काम कोई और करे, तो वो होते हैं आपके आत्मनिर्भर। ऐसे ही होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, जिनको पसंद नहीं है कि उनका खाना कोई और बनाए, वो खुद अपना कैपेबल होते हैं खाना बनाने में। अब मैं हमारी मम्मियों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है वो हमारा खाना हमें बना के देती हैं और हम लोग हेटरोट्रॉप हैं जो कि उन पर डिपेंड रह रहे हैं खाने के लिए। बट दोस्तों, हमारी मम्मियाँ भी प्लांट्स पे, जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहती है। वो हालांकि वो अपना खाना खुद बना लेती हैं, बट वो खाना कैसे बना पाती हैं? क्योंकि उनके पास वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो वेजिटेबल्स उन्हें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो ऑटोट्रॉपिक में हमारे कौन आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे। एक आपकी होती है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं, वो भी आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करती है। हेटरोट्रॉपिक में हम जैसे आ जाते हैं, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने पीने के लिए। भाई प्लांट्स वेजिटेबल फ्रूट्स देंगे, हम लोग उन्हें खा के सो जाएंगे, मस्त अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हेटरोट्रॉपिक, अभी हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये किसकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस इस साल आपके एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, पर फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे 1-2 लाइन में। फोटोसिंथेसिस को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे ये है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सॉरी राइटिंग बहुत ख़राब आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक सेकेंड रुकिएगा। फोटोसिंथेसिस को हम कवर करते हैं। जैसे आपका कोई प्लांट है,
वो क्या करता है, जैसे आपको पता ही है कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल की हेल्प से आपको वाटर एंड मिनरल्स लेती हैं। तो उन्होंने आपका वाटर लिया H2O, किसकी हेल्प से लिया? रूट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से लिया? रूट्स की हेल्प से। और इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? स्टोमेटा। स्टोमेटा, जिससे वो क्या लेते हैं? अपना CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर में। जो CO2 प्रेजेंट है, प्लांट CO2 लेते हैं स्टोमेटा की हेल्प से। अब जैसे ही ये पानी और ये CO2 ये आ जाते हैं, ये जो CO2 है और ये पानी है, ये जब आ जाते हैं तो ये बोलते हैं आके कि ज़रा हमारी थोड़ी सी खातिरदारी करो, हम मेहमान हैं तो हमको ट्रीट करो अच्छे से। तो अब ये प्लांट सोचता है कि आए बड़े खातिरदारी वाले, इनकी खातिरदारी तो अभी मैं करता हूँ। तो ये क्या करता है? सन जो होता है हमारा, उससे मदद मांगता है, उससे बोलता है लाइट एनर्जी दे दो, लाइट एनर्जी दे दो। लाइट एनर्जी जब उससे मांगता है तो लाइट एनर्जी आपके दो फंक्शन परफॉर्म करती है। लाइट एनर्जी आपके दो फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक वो क्या करेगी, जो H2O है उसकी कुटाई करेगी। उसकी कुटाई मतलब उसको मारपीट करेगी और उसको दो हिस्सों में तोड़ देगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतनी पिटाई करती है, इतनी पिटाई करती है कि हाइड्रोजन बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो वो कहती है ठीक है। लाइट एनर्जी उससे बोलती है कि तुम हाइड्रोजन जाओ और तुम्हारा जो दूसरा दोस्त है ना CO2, उसके साथ जाके चिपक जाओ। तो बोलता है उससे क्या होगा? तो वो बोलता है कि तुमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा क्या? जब तुम किसी के साथ ऐड हो जाते हो तो तुम उसका रिडक्शन करवा देते हो, और अगर तुम किसी से दूर हो जाते हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर तुम उसके साथ ऐड हो जाओगे तो तुम उसका रिडक्शन करवा दोगे, तो CO2 को रिडक्शन हो जाएगा, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, और हमको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। अगर तुम उसके साथ चिपक जाते हो तो हमें ये दोनों चीज़ मिलेंगी और हमें खाना मिल जाएगा। तो वो हाइड्रोजन डर की वजह से उसके पास जाता है और CO2 से चिपक जाता है और वो ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है। ये आपके NCERT में लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगी। ऑक्सीजन तो जो थी वो भागी भागी जाती है और वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो कैसे फूड का ऑक्सीडेशन करा के हमारी एनर्जी फॉर्म करती है। बाकी की जो एनर्जी बचती है वो उल्टे हाथ जहाँ से CO2 आई थी, किसकी हेल्प से आई थी? स्टोमेटा की हेल्प से। तो वो भी स्टोमेटा की हेल्प से अपना रास्ता पकड़ के और वहाँ से भाग जाएगी। ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस में। देखो आपका यहाँ पे ग्लूकोज बना है, CO2 का रिडक्शन होगा, और यहाँ पे आपका ग्लूकोज बना है और आपका ऑक्सीजन बनी है। अब ग्लूकोज जितना प्लांट को अपना यूज़ करना होगा वो अपना कर लेगा, खाना पीना मस्त खा लेगा, अपने प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी पहुँचा देगा फ्लोएम की हेल्प से। बट जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा वो उसको स्टोर कर लेगा हमारे लिए, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। इसको याद रखना। और जो लाइट एनर्जी होती है वो एक और काम करती है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है अपनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इसी को हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस में आपको कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही था, जो लाइट एनर्जी होती है वो खुद को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं हम कीमोसिंथेसिस। आइए NCERT के हेल्प से इसको पढ़ते हैं। ग्लूकोज को बोल लिखते हैं हम C6H12O6। रेस्पिरेशन में इसका बहुत काम आएगा, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। C6H12O6। ऑक्सीजन भी बन रही है और थोड़ा सा पानी भी बन रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की हेल्प से हमने सनलाइट ली थी, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। इसका पॉइंट्स पढ़ो कि डायरेक्ट आप लिख के आ सकते हो पेपर में, बहुत यूजफुल है और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से हम लाइट एनर्जी को लेते हैं। किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मैंने बताया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। अब स्प्लिट हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये मैंने बताया कि उसकी कुटाई करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज बना था वो कार्बोहाइड्रेट की तो फॉर्म होती है ग्लूकोज, और उसका रिडक्शन किसने कराया था? हाइड्रोजन ने करवाया था। तो वो किसने? CO2 के साथ जुड़ के उसने उसका रिडक्शन करवा दिया था, जिसकी हेल्प से हमारा ग्लूकोज बना था, मीन्स हमारी कार्बोहाइड्रेट बना था। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें आपके 3 टाइप्स के आते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक में जैसे हम लोग आ गए, ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन्स हैं हम लोग आ गए इसमें। सेप्रोफाइटिक में अभी मैं आपको बताऊंगी, पैरासिटिक में भी बताऊंगी। इसके लिए खाली पेज, एक सेकेंड। अब देखिए, अब होलोजोइक में जैसे होलोजोइक, होलो में एक वर्ड आपका निकल के आ रहा है होल। होल वर्ड आपका ऐसे राइमिंग बन रही है ना, तो होल फूड। जैसे हम लोग, हमारे आगे भाई हलवा रख दिया जाए तो हम उस पूरे हलवे को खा जाएंगे, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब होल फूड को हम चट कर जाएंगे। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स होते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम होते हैं, ये सब होलोजोइक में आते हैं, जो कि होल फूड को इनगेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनगेस्ट कर लेते हैं, मतलब इनटेक कर लेते हैं फूड का, अपने मुंह में उसको रख लेते हैं।
उसके बाद वो उसका क्या करवाते हैं, इंटरनली डाइजेस्ट करवाते हैं। उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो अपना डाइजेशन करते हैं फूड का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के अंदर क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस चलता है। जैसे पहले होगा इनगेशन, उसके बाद होगा डाइजेशन, उसके बाद होगा आपका एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होगा आपका एसिमिलेशन, देन उसके बाद लास्ट में होगा आपका एक्सक्रीशन। ये चारों पांचों आपकी प्रोसेस इसमें चलती है। तो ये आपके किस किस में आती है, ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आपका अमीबा हो गया, या फिर आपका पैरामीशियम हो गया। तो इन सब के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन चलती है। ठीक है, तो ये आपके इसमें आ गए। पैरासिटिक की हम बात करें तो पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासाइट के बारे में तो आपने सुना होगा। जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की बॉडी पर रहते हैं। अब होस्ट को वो क्या करते हैं, किल नहीं करते। अब भगवान, अब आप खुद सोचो कि अब हम किसी के घर में रह रहे हैं तो हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, अगर वो हमको अच्छा खासा खाना दे रहा है तो ये पैरासाइट ऐसे ही होते हैं, चालाक होते हैं। ये क्या करते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं उसका सिर्फ न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका खून चूसते रहते हैं और उसका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, बट उसको कभी किल नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर हम इनको मार देंगे तो हम न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे। ऐसे आपने देखे होंगे कभी कभी किसी के, अगर कोई रिलेट कर पाए तो किसी के बालों में अगर जूं पड़े हों, तो जू अगर पड़े हों तो वो उसने रिलेट करा होगा, तो वो क्या करते हैं, आपका खून चूसते रहते हैं। उन्होंने कभी आपको मारा, कभी आपको किल करा नहीं करा, आप जिंदा हो अभी भी, बस वो आपका खून चूसते रहते हैं। तो जुए भी आपके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो आपके पैरासाइट्स में आते हैं। और भी आपके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की हम बात करें, एस फॉर सेप्रोफाइटिक और एस फॉर सत्यानाश। सत्यानाश मतलब जिसका सत्यानाश हो चुका हो, जो मर चुका हो, जो डेड एंड डिके हो। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, जैसे आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। जो डेड एंड डिके मैटर होता है, जो डेड एंड डिके मैटर होता है उस पर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले। और वो क्या करते हैं, जैसे कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर वो एंजाइम्स को रिलीज करेंगे और उसे बाहर ही वो क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। एक्सटर्नली उसका डाइजेशन करवाएंगे, उसको इंटरनली डाइजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना उनके पास नहीं है कि वो अपने अंदर, पूरा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि वो अपने अंदर उसको डाइजेस्ट करवाएं। वो उसको अंदर ही अंदर पहले ही उसको अपने अंदर से एंजाइम्स रिलीज करके उसको बाहर ही डाइजेस्ट करवा देते हैं। डाइजेशन मतलब क्या होता है, एंजाइम्स क्या करवाते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी क्या करवा देते हैं, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करवा के उसके बाद उसको खाते हैं अंदर और फिर उससे एनर्जी ले लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक का ये चल रहा है। जैसे आपके डिकम्पोजर्स होते हैं वो यही काम करते हैं। वो आप एनसीईआरटी की हेल्प से इसको पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट इसमें लगा रखा है, आप इसको देख सकते हो एक बार। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। वो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फूड होता है वो, जैसे आप ग्रास से ले लिया, या फिर आपका डियर जो होते हैं वो आपके लेते हैं किसी और से। जैसे डियर होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टेशनरी शॉप पे गए तो वहाँ पे आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो जैसे आपको मोबाइल कहाँ से मिला, स्टेशनरी शॉप से मिला। ऐसे डियर को खाना कहाँ से मिला, ग्रास से मिला। तो ये आपका एक तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, कोई खास एग्जाम्पल नहीं था, बट कोई बात नहीं। अब आप लोग इसमें मैंने आपको ये दिखाने हैं, हाँ, सम ऑर्गेनिज्म जो आप क्या करते हैं, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी। तो ये किस में आ गए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आ गए, देन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपके फंगाई में आ गए आपके ब्रेड मॉल्स, ईस्ट, मशरूम्स, ये आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब आपके अदर ऑर्गेनिज्म जो होल मटेरियल, होल फूड, तो किस में आ गए, होलोजोइक में। होल आ गया तो ये होलोजोइक में आ गए। आपके मेज द फॉलोइंग, या फिर आप आजकल एमसीक्यू बहुत आने लगते हैं एग्जाम्स में, तो आपके इसमें बहुत यूजफुल रहेंगे। वो क्या करते हैं, फूड का बिल्कुल ब्रेक डाउन करवाते हैं इनसाइड देयर बॉडी, मतलब वो डाइजेशन कहाँ पे करवा रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर करवा रहे हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपना ब्रेक डाउन करवा देते हैं। हाँ, अब ये विदाउट किलिंग देम, तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बिना किल करे, तो ये किस में आ गए, आपके पैरासाइट में। वो किल भी नहीं करेंगे और उनसे न्यूट्रिशन भी लेते रहेंगे। जो पैरासाइट्स जो होते हैं, जो वो उनकी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो कि वो यूज़ करते हैं, जैसे आपके कुस्कोटा की अमरबेल हो गई, ये आपका प्लांट पैरासाइट होता है। आप उसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कोई ऐसा प्लांट पैरासाइट बताओ जो कि मतलब अपना खाना दूसरे से लेता है, उसको किल करे बिना। एनिमल्स में तो बहुत देखने को मिल जाएंगे, बट प्लांट्स पैरासाइट में आपका एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, कुस्कोटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। आपके टिक्स हो गए, लीचेस हो गए, और आपके लाइस हो गए, टैपवर्म्स हो गए, ये सब आपके पैरासाइट्स में आते हैं, ठीक है। जू, लीचेस वही आ गए, ठीक है। तो ये सब आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं।
अमीबा का हम अलग से पढ़ते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में जिसमें आपके अमीबा आ गए, पैरामीशियम आ गए और आपका ह्यूमन बींग्स आ गए। पैरामीशियम का क्या होता है, सबसे पहले हम अमीबा का पढ़ते हैं। अमीबा में क्या होगा, एक सेकेंड, अमीबा में क्या होता है, अमीबा का तो स्ट्रक्चर आपको सबसे अच्छा लगता होगा। ज़िंदगी में आपने सबसे पहली बार आपने कोई डायग्राम अच्छे से बनाया होगा, वो अमीबा का ही रहा होगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपका सूडोपोडिया फॉर्म करते हैं अपनी सेल वॉल का। अब इसकी सेल वॉल तो हो गई है, सेल वॉल तो हो गई। अब इस अपनी सेल वॉल का ये यूज़ करके एक सूडोपोडिया नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो कि जैसे ही खाना आएगा उसको वो क्या कर लेगा, अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करके उसको अपने अंदर ले आएगा, फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन करवा देगा। फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से उसका डाइजेशन हो जाता है। एक सेकंड उसी डायग्राम में दिखाती हूँ, ये पेन थोड़ी चल नहीं रही है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये आपका अमीबा है, ये क्या करेगा, एक सूडोपोडिया फॉर्म करेगा, वो खाने को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, देन वो जाएगा अंदर फूड वैक्यूल में जाएगा। फूड वैक्यूल आपका वो पूरा फॉर्म कर लेता है। तो फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस खाने का डाइजेशन करवाएंगे। अब वो खाने का डाइजेशन हो गया, उसके बाद वो खाने को पूरी बॉडी में स्प्लिट कर देते हैं। फूड वैक्यूल आपका टेम्परेरी स्टमक के नाम से जाना जाता है। अब ये टेम्परेरी स्टमक का टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ब्रस्ट हो जाएगा, एकदम टूट जाएगा, और टूट बिखर के ये क्या कर देगा, उस खाने को इस पूरे सेल में फैला देगा। तो ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे अमीबा अपनी एनर्जी बना लेगा। और जो वेस्ट बचा वो एक जगह कलेक्ट करता जाएगा, और जब वो पूरा खाना अपना एनर्जी वगैरह ले लेगा तो वो अपनी सेल वॉल को ही थोड़ा सा वहाँ से बस्ट करके और वहाँ से उस पूरे वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देगा। तो इसमें ये चारों पांचों प्रोसेस आ गए जो मैंने बताए थे। इंगेशन आ गया, डाइजेशन आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया, एसिमिलेशन आ गया और एगेशन आ गया। तो अब पैरामीशियम का पढ़ा है तो उसमें भी सेम होता है, बस उसके पास कुछ ऑर्गन का स्पेसिफिक नाम है। वो लोग सूडोपोडिया की हेल्प से खाने को ले रहे थे, जो कि अपनी सेल वॉल का एक्सटेंशन ही करके ले रहे थे। बट ये क्या करते हैं, ओरल ग्रूव, इनके पास मुंह भी है और पीछे निकालने के लिए इनके पास ऑर्गन भी है, एनल पोर भी है, ठीक है। ओरल ग्रूव को इनका माउथ बोला जाता है, जिसकी हेल्प से खाना अंदर ले रहे हैं। बट इसको खाने को माउथ तक पहुँचाता कौन है, ये सीलिया जो होते हैं, ये सीलिया उस खाने को ओरल ग्रुप तक पहुंचाते हैं। ओरल ग्रुप में जाके वही सेम प्रोसेस अमीबा वाला चलेगा। ये फूड वैक्यूल में जाएगा, फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद वो फूड का डाइजेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो बस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो पूरे सेल में फैल जाएगा खाना, और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी बना ली जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। देन जो वेस्ट होगा उसको एनल पोर की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये होता है आपका पैरामीशियम का न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, अब ह्यूमंस पे आ जाते हैं। ये है आपका लास्ट टॉपिक और आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा हम इसमें पढ़ते हैं डाइजेशन, जो कि आपका माउथ से शुरू होता है और आपका एनस पे ख़त्म होता है। ये पूरा जो आपका होता है इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि बहुत लंबी होती है, आई थिंक 6 मीटर लॉन्ग होती है। वो हमारी बॉडी में कैसे आती है, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी सारी कॉइलिंग होती है, इस वजह से हमारी बॉडी में एकदम फिक्स बैठ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको कॉइलिंग देखने को मिल रही होगी। तो ये एलिमेंट्री कैनाल होती बहुत लंबी है, बट ये कॉइलिंग के दौरान हमारी बॉडी में एकदम आराम से फिट है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। माउथ, ये आ गया हमारा प्यारा सा माउथ, बक्कल कैविटी जिसे बोलते हैं। ये आ गए हमारे टीथ। अब यहाँ पे हमारा डाइजेशन जो हमारा मुंह में ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा डाइजेशन पेट में शुरू होता है, स्टमक में शुरू होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में 2 तरीके का डाइजेशन होता है, एक केमिकल और एक आपका मैकेनिकल। केमिकल और मैकेनिकल, इसको फिजिकल भी कुछ लोग बोलते हैं। केमिकल डाइजेशन हमारा कौन कराएगा, हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा कैसे सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। उसमें आपका सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। अब जहाँ जहाँ अमाइलेज वर्ड दिख जाए वहाँ वहाँ समझ जाना कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने वाला है। अब ये सलाइवा जो क्या करेगा, अपने अंदर सलाइवरी अमाइलेज लेके बैठा है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करवाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा देगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये कैसे करवाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। कैसे, जो प्लांट्स के पास जो स्टोर्ड फूड था वो स्टार्च की फॉर्म थी, तो स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज सिंगल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, स्टार्च के बहुत सारे मल्टीपल, बट माल्टोज एक नाम होता है जो 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से आपका माल्टोज बना हुआ होता है। अब सबसे पहले बताओ, अगर ये टूटेगा तो पहले माल्टोज बनेगा या फिर ग्लूकोज बनेगा, ऑब्वियसली माल्टोज बना होगा। तो ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये मुंह में इतना डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। बाकी जो आप प्रोटीन फैट लेते हो वो अभी यहाँ पे डाइजेशन उसका नहीं होगा।
मैकेनिकल डाइजेशन में आपका सिंपल बस आपका बोलते हैं ना खाने को 32 बार चबाना चाहिए, तो ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को तोड़ देता है, जिसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हमारे दांत। ये इसमें कौन हेल्प करता है? हमारे टीथ। इसमें कौन हेल्प करता है? हमारी सलाइवा। ठीक है। अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस हमारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट कराती है। ईसोफेगस, ये जैसे यहाँ पे हमारा माउथ हो गया और यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया, तो ये माउथ से स्टमक की जो जर्नी है वो पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू जाती है। ईसोफेगस का ये रास्ता है और यहाँ पे ये कौन सा मूवमेंट करके जा रहा है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ठीक है। जैसे अभी इसमें क्या होता है? ईसोफेगस का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पेरिस्टेटिक मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये खाने को या नीचे खिसकाने में हेल्प करता है स्टमक तक। ये खाना आप कहाँ पे आ जाएगा? स्टमक में। कहाँ पे आ जाएगा? स्टमक में। स्टमक में आपके 3 टाइप्स के सीक्रेशन देखने को मिलेंगे। एक आपका म्यूकस। म्यूकस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि भाई आपके पेट में बहुत भयानक केमिकल प्रेजेंट है। क्या? कौन सा केमिकल भाई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है आपके पेट में। तो भाई इतना खतरनाक आपकी बॉडी में एसिड प्रेजेंट है, तो उससे बचने के लिए तो कुछ चाहिए होगा। तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए होगा? म्यूकस। तो HCl से कौन बचाता है? म्यूकस की कवरिंग। और तीसरा क्या है? आपके पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजन, पर हमने तो सुना है कि पेप्सिन प्रेजेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजन मतलब पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है आपकी पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पे एक्ट करेगा आपका HCl। अब देखो, सॉरी बहुत गंदा हो गया। पेप्सिन, म्यूकस और HCl प्रेजेंट है। अब ये HCl क्या करता है? जो पेप्सिनोजन मतलब पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, ये पेप्सिन में उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा HCl, उसकी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कर देता है, तो वो पेप्सिन इसको हम बोलते हैं। HCl से हमको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस की लाइनिंग। और HCl का एक और फंक्शन होता है बैक्टीरियाज को किल करना। भाई एसिड है, बैक्टीरियाज को ईजिली किल कर सकता है, तो ये क्या करता है? बैक्टीरियाज को किल कर देता है। ओके। और HCl का एक और क्या काम होता है? खाने को एसिडिक बनाना खाने को। ठीक है। तो ये HCl का काम होता है। पता चल गई कितना भयानक एसिड बॉडी में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये खाने को एसिडिक बना रहा है, बैक्टीरियाज को किल कर रहा है, और जो हमारे पेट में जो पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन प्रेजेंट है उसको वो एक्टिव कर देता है, मतलब पेप्सिन बना देता है, जिसका क्या काम होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाना। ये क्या करवाता है? प्रोटीन का डाइजेशन करवा देता है। थोड़ा सा यहाँ पे होगा और थोड़ा सा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात छिड़ी ही थी कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की आपको बता दूं कि यहाँ पे इसकी लेंथ जो होती है वो आपकी कार्निवोर्स में ज़्यादा होती है, और आपकी हर्बीवोर्स में ज़्यादा होती है और कार्निवोर्स में कम होती है, क्योंकि वो मीट खाते हैं। कार्निवोर्स क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। तो मीट को डाइजेस्ट करने के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो कम होती है, वो जल्दी आपका डाइजेस्ट हो जाता है। बट आपका जो हर्बीवोर्स होते हैं वो आपका ग्रास खाते हैं। ग्रास में आपका क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, वो बहुत लंबे समय में डाइजेस्ट होता है। इसके लिए हमको लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हर्बीवोर्स के पास लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है और आपकी कार्निवोर्स के पास छोटी क्यों होती है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है आपका लिवर और एक होता है आपका पेंक्रियास। लिवर आपने सुना ही होगा, आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड को हम बोलते हैं लिवर। ठीक है। लिवर आपका ये रहा। लिवर बहुत अच्छा है। लिवर क्या करेगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, सुन लो, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना खुद का कोई भी सीक्रेशन नहीं होता है। वो अपना सीक्रेशन अपने बेस्ट फ्रेंड से मांगता है। वो एक बार रो रहा होता है और बोलता है कि मेरे पास पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है फूड का डाइजेशन कराने की। माउथ में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा दिया, पेट में थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन करवा दिया, अभी मुझे पूरा फैट का डाइजेशन करवाना है। कार्बोहाइड्रेट की अभी माल्टोज की फॉर्म है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन को अभी अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, तो उसको लिवर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो लिवर क्या कर रहा होता है? बाइल जूस सीक्रेट कर रहा होता है। बाइल जूस सीक्रेट कर रहा क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा होता है? बाइल जूस सीक्रेट कर रहा होता है। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वो बाइल सॉल्ट क्या करवाता है? आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो क्या करवाता है? रुक जाओ, अभी तो फैट का थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं हुआ है, तो हम क्या करवाएंगे? इमल्सिफिकेशन करवा सकते हैं फैट का। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब हम तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। तो जब तुम लोग छोले भटूरे खा लेते हो, बहुत सारा फैट मॉलिक्यूल्स खा लेते हो, तली भुनी चीज़ें खा लेते हो, तो आप बहुत बड़े बड़े स्वाद में बड़े
बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेते हो। बट हमारी बॉडी इतनी अच्छी है कि वो बाइल जूस सीक्रेट कर रही होती है, जिसके अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो कि इस फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कर देता है, जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। अब ये बाइल जो जूस होता है, ये पहले अपना गॉल ब्लैडर, ये रहा गॉल ब्लैडर के अंदर पहले सीक्रेट करता है, और जब टाइम आता है तो ये गॉल ब्लैडर ही उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं देता है, ये पहले गॉल ब्लैडर में सीक्रेट करके रखता है। बट एक और बात सुन लो, कोई कोई बोलता है कि हमारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, जैसे हम बोलते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली का इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, अगर आपका गॉल ब्लैडर मीन्स आपकी पित्त की थैली निकाल दी जाए तो डॉक्टर आपको क्या चीज़ खाने से मना करता है। तो आपने सुना ही होगा कि जिनकी पित्त की थैली निकल जाती है उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी फैट मॉलिक्यूल, मतलब आप तली भुनी चीज़ें ना खाएं, अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को खाने से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपका उसके अंदर क्या स्टोर रहता था, बाइल जूस, जो कि आपका फैट का इमल्सिफिकेशन करवा रहा था। अब आपका अगर आप फैट मॉलिक्यूल्स खाओगे तो आपका इमल्सिफिकेशन कैसे होगा, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, तो आपका बाइल जूस आपका स्टोर नहीं रह पाएगा, तो आपका फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आपका फैट के डाइजेशन में दिक्कत आएगी। इस वजह से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा तला भुना कम खाएं। इतने में ये इतनी हेल्प कर देता है तो वो उसको थैंक यू बोलने लगता है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेंक्रियाज को थोड़ी जलन होने लगती है कि मैं भी तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं भी इसकी हेल्प करूँगा। तो पेंक्रियाज बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास फैट भी थोड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आ चुका है, प्रोटीन भी तुम्हारा थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है और कार्बोहाइड्रेट भी, पर फिर भी ये सब कुछ अधूरा है, अभी ये पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अब इसको पूरा डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त पेंक्रियाज, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं तीनों के लिए एक एक सीक्रेशन छोड़ूंगा जो कि इनका पूरा डाइजेशन करा देगा। ये क्या करता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, यहाँ पे अमाइलेज वर्ड आ गया, मीन्स एक कार्बोहाइड्रेट की माल्टोज की फॉर्म को अब स्टार्च से तो ये आया, ये स्टार्च से माल्टोज बना था, मुंह में सलाइवरी अमाइलेज ने बनाया था, और यहाँ पे माल्टोज मतलब पेंक्रियाटिक अमाइलेज होगा, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और हमें यही तो चाहिए था। तो अभी हमारा ग्लूकोज हमारे पास आ गया, तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज हमारा ग्लूकोज बना देता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो उसको थैंक यू बोलता है रुको जरा, सब्र करो, ट्रिप्सिन भी आ रहा है अभी। और जैसे ही ट्रिप्सिन आ जाता है, ट्रिप्सिन किसी चीज़ से मैच कर रहा है, ट्रिप्सिन मैच कर रहा है पेप्सिन से। पेप्सिन क्या करवा रहा था, प्रोटीन का डाइजेशन करवा रहा था, वो भी अधूरा। तो उस अधूरे डाइजेशन को कंप्लीट कौन करवाता है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन ने क्या करवा दिया, उस प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करवा दिया। अब कौन होता है, अब वो बोलता है थर्ड, मैं भी तो रह गया हूँ, लाइपेज। तो फैट को क्या बोलते हैं हम, लिपिड भी बोलते हैं। अब लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे से, उनका कंप्लीट डाइजेशन कौन करवा देता है, आपका लाइपेज। तो ये यहाँ पे आपका ये पूरा डाइजेशन इन्होंने कंप्लीट करवा दिया है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कहता है जब मैंने इतना काम करा है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जब सब लोगों ने डाइजेशन को अधूरा छोड़ दिया था तो मैंने उसको कंप्लीट कराया, तो अब मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजूँ और उससे एनर्जी बनवाऊँ। तो वो अब उसका एब्जॉर्प्शन का भी काम करवाता है, क्योंकि उसके पास उसके लिए विलाइज प्रेजेंट होती हैं। विलाइज क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स अब आ गए, जैसे अब ग्लूकोज हो गया, अब वो क्या हुआ था, माल्टोज टूट के ग्लूकोज बना था, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बनी थी, और जो लिपिड थे वो टूट के फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल बने थे। ठीक है, ये सब आपका ब्लड में जाएगा, किसकी हेल्प से, विलाई की हेल्प से। विलाई आपकी ब्लड में बहुत ज़्यादा रिच होती है, रिच इन ब्लड होती है, जो कि ब्लड में पूरे इस न्यूट्रिएंट्स को भेज देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो आधा खाना, अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड जो भी बचा हुआ है, उसको ये खाना अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन बोलता है कि रुको भाई, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो पानी की भी तो ज़रूरत है, वाटर, ये तो इम्पोर्टेंट है, और तुम इतना खाना तो नहीं लेके जा सकते अपने साथ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास भी विलाई प्रेजेंट है, मैं क्या करूँगा, एब्जॉर्प्शन करवा लूँगा वाटर का इस अनडाइजेस्टेड फूड में से। तो यहाँ से ये H2O का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करवा लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन की विलाई। यहाँ से जितना भी वाटर होता है वो खींच लेता है। अब ये जो वेस्ट है उसकी पूरी क्या बन चुकी है, सॉलिड फॉर्म बन चुकी है, पूरी क्या बन चुकी है, सॉलिड फॉर्म बन चुकी है। ये आपकी रेक्टम में थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर रहेगी, देन उसके बाद ये आपकी एनस से होके बाहर निकल जाएगी, जो कि आपकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है, पॉटी।
पॉटी आप निकाल दोगे, ये आपका सॉलिड वेस्ट होता है जो कि आप रोज़ मॉर्निंग में जाके बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये आपका न्यूट्रिशन टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी टॉपिक छोटा सा अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।